Well, this is full wave rectifier. Last lecture you have seen half wave rectifier, जिसमें केवल एक ही डायोड यूज होता है। अब ये सर्किट डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर का। दिस इज इनपुट एसी, वोल्टेज जिसको डीसी में बदलना है, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में बदलना, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर ज्यादा डीसी वोल्टेज चाहिए जो एसी का वोल्टेज है उससे, तब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। अब ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के लिए काम करता है, तो ये 0 वोल्ट एक लाइन है, और इधर सिंस एसी वेरिएबल है तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और नंबर ऑफ टर्न्स ये प्राइमरी में है और ये सेकेंडरी में है, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी से, इसका मतलब ये वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब फर्क क्या है, जब एक ही डायोड था, हाफ वेव रेक्टिफायर था, तो आपको सेंट्रल टेपिंग की जरूरत नहीं थी। अब 2 डायोड है और दोनों डायोड को एक ही साथ बायसिंग करनी है, तो इसलिए आपने सेंट्रल टेपिंग यहां पे लिया, बीच से ये टेप किया, और यहां पे RL लोड रेजिस्टेंस है, और लोड रेजिस्टेंस से ही आउटपुट लेते हो। तो जस्ट सी कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, बायसिंग पे। अब जानते हो ये डायोड जो यूज होंगे हो रहे हैं किसके लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए। रिवर्स बायस बहुत ज्यादा वोल्टेज होगा तभी ये एक्टिव होगा, राइट। उसी को आप बोलते हो पीक इनवर्स वोल्टेज। मान लो ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो लेट्स सी द फंक्शन व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी कम्स। पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो दिस लाइन becomes 0 and this line becomes plus V, and at midpoint this becomes V/2। तो डायोड D1 के बारे में देखें तो P टाइप को मिलता है V वोल्ट और N टाइप को मिलता है V/2 वोल्ट। तो डायोड गेट फॉरवर्ड बायस और हेंस इट कंडक्ट्स, इसलिए ये कंडक्ट करता है। ये बात समझ में आई। उसी तरह से अगर आप D2 को देखें तो ये P टाइप है और P को मिला 0 वोल्ट और N को मिला V/2 वोल्ट। तो N टाइप ज्यादा वोल्टेज पे है, यानी ये रिवर्स बायस हो गया। तो डायोड इज रिवर्स बायस, हेंस डू नॉट कंडक्ट। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो D1 कंडक्ट्स यानी फॉरवर्ड बायस में स्विच ऑन, और D2 रिवर्स बायस में है रिमेन्स ऑफ। सो यू गेट आउटपुट ड्यू टू डायोड D1 विच इज पॉजिटिव हाफ साइकिल। और अगर ये स्मूथ डीसी होता तो ये बीच में जो आ रहा है ये क्या है, रिपल, जो गैप है यही रिपल, राइट। अब जरा देखें कि व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी कम्स, सो दिस इज 0 वोल्ट एंड दिस गोज टू माइनस बी वोल्ट, तो ये होगा माइनस B/2 वोल्ट। आप इस डायोड को देखें, डायोड D1 P टाइप को मिला माइनस बी और N टाइप को क्या मिला, माइनस B/2। तो ये मोर निगेटिव है देन N, और इसलिए डायोड क्या है, रिवर्स बायस, हेंस डायोड गेट्स रिवर्स बायस, सो डू नॉट कंडक्ट। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगा
पहले ये D1 फॉरवर्ड बायस था, अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। और D2 को देखोगे तो ये 0 वोल्ट यानी पी टाइप, ये एन टाइप, यहाँ पी टाइप एन टाइप, तो ये 0 वोल्ट यहां जा रहा है और इधर से आया इधर -V/2, वही चीज यहां रिफ्लेक्ट किया गया है। तो 0 वोल्ट पी टाइप को और -V/2 वोल्ट एन टाइप को, तो 0 is greater than -V/2, hence diode get forward bias but with the reverse polarity। रिवर्स पोलैरिटी क्या है? अब ये 0 से -V/2 है, तो अब अगर इधर 0 होता जनरली और इधर V/2 होता तो वो एक पोलैरिटी है, और ये पोलैरिटी रिवर्स हो गई, जैसे 0 इन बिटवीन है। अब अगर आप कहते हो +5 वोल्ट तो ये 1 पोलैरिटी है। अब 0 के साथ तो 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0, फॉरवर्ड बायस है। अब 0 और -5 वोल्ट हो जाए तब भी फॉरवर्ड बायस है, बट पोलैरिटी क्या है? रिवर्स है। और इसीलिए ये निगेटिव हाफ साइकिल जो नीचे आ रहा था अब किधर चला जाता है? पोलैरिटी चेंज, तो ऊपर चला जाएगा, तभी तो डीसी बनेगी। अगर ये नीचे ही आता तो कभी भी डीसी नहीं मिलता आपको। तो पोलैरिटी रिवर्स हुई एंड आउटपुट इज अवेलेबल ड्यू टू D2। सो आउटपुट अवेलेबल ड्यू टू D2, राइट। तो इस तरह से आपको पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलता है। ये स्मूथ डीसी नहीं है। स्मूथ डीसी का मतलब जिसमें एसी कंपोनेंट ना हो, तो कभी भी डायोड स्मूथ डीसी वोल्टेज नहीं देता, ये हरदम पल्सेटिंग डीसी देता है। फिर हम इलेक्ट्रिकल फिल्टर यूज करते हैं, वो वेरिएशन को यानी एसी को रिमूव करता है, तब हमें स्मूथ डीसी मिलती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डायोड और फिल्टर, यही है आपके मोबाइल चार्जर में। जो खराब हो उसे तोड़ के देखना, ये सारी चीजें नजर आएंगी आपको। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं कि रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में था ये 1.2 m, अब उसकी जगह क्या 0.48। ये रिपल फैक्टर है फुल वेव रेक्टिफायर का। अब अगर ये रिपल फैक्टर, इसका मतलब डीसी ज्यादा है, <1 है, और एसी कम है, और जो एसी है उसे फिल्टर से आप रिमूव कर लोगे तो यू विल गेट द स्मूथ डीसी, राइट। तो रिपल है, एसी है, लेकिन अब नहीं चाहिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जिस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट, चाहे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो चाहे हार्मोनिक्स हो, हार्मोनिक्स आर नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रिपल जो हाफ वेव रेक्टिफायर में थी, अब फुल वेव रेक्टिफायर में नहीं होती। तो एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रिपल नहीं होती। कौन कौन सी रिपल होती हैं? 2f, 3f, 4f, 5f and so on up to f. Since ripple of fundamental frequency is not present, बाकी all other ripples can be removed, can be filtered from the electrical filter, hence you can get the smooth DC। अब आपका रिपल फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन होता है, कुछ भी देगा। मान लो रिपल यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है ऑप्शन में? यानी 50 नहीं होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी 50 नहीं होगा, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की रिपल नहीं होती। तो रिपल 50 का 2 टाइम्स करेंगे तो 100, 150, 200 250 एंड सो ऑन। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जो नेचुरल मल्टीपल होगा सिर्फ उनमें से कोई एक रिपल फ्रीक्वेंसी होगी। या ये कह सकता है कौन कौन से रिपल फ्रीक्वेंसी हो सकती है? तो ऑल दोस व्हिच आर नेचुरल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो रिपल फ्रीक्वेंसी है, और फंडामेंटल नहीं होगी, या जो नेचुरल मल्टीपल है वो नहीं होगा, राइट। तो दिस वाज फुल वेव रेक्टिफायर। अब
एक एग्जाम्पल है मोबाइल चार्जर आपका, बट ये रेक्टिफिकेशन सभी चीजों में होता है। फॉर एग्जाम्पल घर में आपके टीवी है, गवर्नमेंट तो दे रही 300 वोल्ट एसी ना, बट डीसी में जितने कंपोनेंट लगे हैं सब, टीवी में जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं सब डीसी पे काम। ओके, तो so far you have seen half wave rectifier and full wave rectifier. See 2003 AIPMT question. If a full wave rectifier is operating from 50 Hz means, ये 50 Hz means यानी यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो F इज इक्वल टू 50 Hz, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल विल बी, तो रिपल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये केवल रिपल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो 70.7 हर्ट्ज ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड 100 हर्ट्ज, थर्ड 25 हर्ट्ज एंड 59 हर्ट्ज ये फोर्थ ऑप्शन है। तो आप जानते हो अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल की भी वही होती, क्योंकि रिपल फ्रीक्वेंसी में जो एसी मेंस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर है, यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस उसकी रिपल नहीं होती, यानी नेक्स्ट नेचुरल मल्टीपल 2 टाइम्स है, तो रिपल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज होगी और ये करेक्ट ऑप्शन है। इसीलिए हमने कहा ये टॉपिक ऐसा है, या तो हम हीरो हैं और या तो हम जीरो हैं। अब नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रैक्टिकली यूज रेक्टिफायर, जो मोबाइल चार्जर में यूज करते हो वो ब्रिज रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर 1 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर minimum 2 diode, it can be 4, it can be 6, it can be 8, but the diode which is practically used is bridge rectifier, और इसमें 4 डायोड यूज होते हैं। कितने डायोड यूज होते हैं? 4। तो मिनिमम फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड चाहिए? 2, जिससे आपने एक्सप्रेशन में देखा। Hence option D is correct. Now 2005 AIPMT क्वेश्चन है आपका, जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, अभी जीनर डायोड आपने नहीं पढ़ा है, बट इसकी जगह क्वेश्चन ये भी हो सकता है ना, फॉरवर्ड बायस डायोड इज यूज्ड फॉर, तो एक ही बात है। तो जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर, पहला ऑप्शन दिया है प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेशन इन एन ऑक्सीलेटर, तो याद रहे डायोड इज नॉट ऑक्सीलेटर, केवल ट्रांजिस्टर इन। वेल सो हाउ यू, सॉरी काफी डिस्टर्बेंस हुआ आप लोगों को, बस रिलेशन में वेडिंग फंक्शन होने की वजह से इतने दिन क्लासेस सस्पेंडेड रही, बट अब मैं आ गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर में जो आप देख रहे थे वहां 4 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे बातें चल रही थी कि जीनर डायोड कहाँ यूज होता है। तो 4 ऑप्शन वहां दिए गए हैं, क्या वो एम्पलीफायर है, क्या वो ऑक्सीलेटर है, क्या वो रेक्टिफायर है, क्या वो स्टेबलाइजर है। तो स्टेबलाइजर यानी स्टेबलाइजेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता है जीनर डायोड का। तो जीनर डायोड के पॉइंट्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं। जीनर डायोड ये रिवर्स बायस का यूज है, तो पीएन डायोड इन रिवर्स बायस वाली चीज तो ये ध्यान में रखें। अब जब आप सिंबल की बात करें तो फॉरवर्ड बायस में जहां स्ट्रेट लाइन खींचते ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, इसे आप टेढ़ा कर दें, कर्व कर दें, तो दिस रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ जीनर डायोड यानी पीएन डायोड इन रिवर्स बायस। ये बात समझ में आई? नाउ यूज द जीनर डायोड इज यूज्ड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर कहें या कहें आप वोल्टेज रेगुलेटर।
तो क्या है ये वोल्टेज रेगुलेटर? सीधी सी बात है कि चाहे जिस वोल्टेज की बात करें फ्लक्चुएशन होता है, यानी वोल्टेज घटता है और बढ़ता है। अब अगर वोल्टेज घटेगा और बढ़ेगा तो चाहे आपका ट्यूबलाइट हो चाहे बल्ब हो, तो बल्ब की बात करें तो रोशनी घटेगी बढ़ेगी। एसी की बात करें, टीवी की बात करें तो वोल्टेज घटने पे करंट कम हो जाएगी तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगी तो या तो इफेक्टिवनेस बढ़ेगा और या तो जल जाएगा। रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा हुआ कि वो करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट बढ़ेगा एंड दैट विल कॉज थर्मल रन अवे। जो फ्यूज लगा हुआ है उसे बचाने के लिए कट जाएगा, जल जाएगा, राइट। तो कैसे ये वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, रेगुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है? मान लो ये डीसी है वोल्टेज और एसी वोल्टेज, आपके घर में एसी के लिए स्टेबलाइजर लगा हुआ है, टीवी के अंदर स्टेबलाइजर है जो एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज देता है, ठीक है। अब ये 0 वोल्ट है पहली लाइन और दूसरी लाइन है जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज होता है। अब फ्लक्चुएशन होता किसके कारण से? शाम को जितना, मतलब कई बार हीटर जलाते हैं लोग और फिर जब लगाते ऑन करेंगे वोल्टेज डाउन होगा, और जब एक साथ वोल्टेज निकाल हीटर सभी निकालेंगे तो वोल्टेज शूट करेगा, और शूट करेगा इट मे कॉज द थर्मल रन अवे फ्यूज, यानी लाइट कट ऑफ हो जाएगी और फ्यूज भी नहीं है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो जलेंगे, राइट। तो इसलिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कांस्टेंटली उतना ही मिलना चाहिए, न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। और ये काम करता है जेनर डायोड। ये रेजिस्टेंस है सर्किट का, ये लोड रेजिस्टेंस है आरएल जिससे आउटपुट लेते हो, जिस इक्विपमेंट को देना है उसे वोल्टेज दे रहे हो। यहां वोल्टेज भी कांस्टेंट है और यहां वोल्टेज भी ये फ्लक्चुएटिंग है, वेरिएशन है, यानी कभी बढ़ता है, मान लो बढ़ गया तो प्लस डेल्टा भी हो गया, घट गया तो माइनस डेल्टा भी हो गया। अब अगर ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता तो एज इट इज मिलता। मान लो वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, तो व्हेन इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस तो आप जानते हो कि यहां करंट भी बढ़ेगी। अब अगर ये जीनर डायोड नहीं होता तो लोड रेजिस्टेंस में भी करंट बढ़ती और वोल्टेज बढ़ जाता। लेकिन जब ये वोल्टेज बढ़ता है करंट इंक्रीज होती है, तो जितना करंट इंक्रीज हुई डेल्टा आई, अब ये सेमीकंडक्टर है, ये डायोड है, इसका रेजिस्टेंस डायनामिक होता यानी वोल्टेज डिपेंडेंट होता। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो जिनर डायोड का रेजिस्टेंस कम होगा, डिक्रीजेस, और जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो यहां की करंट बढ़ेगी, तो जो डेल्टा आई बढ़ा हुआ था अब वो इस लाइन में चला जाएगा, कीपिंग करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट, यानी IL रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? तो V बराबर IL करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस इनटू लोड रेजिस्टेंस, यही आउटपुट है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बढ़ी हुई करंट जेनर डायोड में जाएगी, राइट। उसी तरह से व्हेन इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, तो जब वोल्टेज घटेगा तो जेनर डायोड का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट कम हो जाएगी। यहां वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो सोर्स करंट डिक्रीज होगा, ठीक है, I डिक्रीज होगा, तो जो डिक्रीज करंट है दैट विल डिक्रीज इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में करंट कम होगी लेकिन इस I की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे वोल्टेज घटे या बढ़े, जो करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो थ्रू जेनर डायोड होगा, कीपिंग लोड रेजिस्टेंस एंड लोड करंट कांस्टेंट। और यही रीजन है कि आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, कांस्टेंट। इसी को आप कहते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन। ऑप्शंस जो
बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनको तो 2 मार्क्स का ही सर्किट भी एक्सप्लेन, अदरवाइज आप ये जानते रहो जेनर डायोड इज स्पेशली यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की ध्यान रखो, वोल्टेज बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, हेंस इंक्रीज करंट इज पास थ्रू जेनर डायोड और वाइस वर्सा, राइट। क्या ये बात समझ में आई? तो पिछले लेक्चर में जो 4 क्वेश्चन दिए गए थे, चौथा क्वेश्चन था आपका कि हाउ मच इज द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। वो इसलिए आपको दिया गया है कि रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी, ये एज इट इज क्वेश्चन है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 0.48, राइट। तो ये थी कहानी डायोड, पी एन डायोड इन फॉरवर्ड बायस यूज्ड एज रेक्टिफायर और पी एन डायोड इन रिवर्स बायस, जेनर डायोड यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर एंड वोल्टेज stabilizer, right? Well, so you have seen the diode, you have seen the rectifier, you have seen the voltage regulator. Now let's talk about triode. Diode means having 2 electrode, वही वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेज भी नाम है और यहाँ सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हो, बट वैक्यूम ट्यूब डिवाइडेड में डिवाइसेस में एक इलेक्ट्रोड और बढ़ा दिया तो उसका नाम रख दिया ट्रायोड। एंड ट्रायोड इज यूज्ड एज ए एम्पलीफायर इन वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस, बट उसका साइज बहुत बड़ा होता था, तो साइज रिड्यूस करने के लिए, ज्यादा इफिशियंसी के लिए और बेटर मेंटेनेंस के लिए आप नेक्स्ट वर्जन पे आए जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में है और ट्रायोड का ही सब्स्टिट्यूट ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर वर्ड की मीनिंग क्या है? ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप बता सकते हो कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांजिस्टर 2 वर्ड्स है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो कैसे रेजिस्टेंस ट्रांसफर करते हैं? केवल बायस चेंज करके, और वही ट्रांजिस्टर एक्शन है। आप जानते हो कि अगर पीएन जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस दे दो तो सर्टेन रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आर फॉरवर्ड है। अब अगर रिवर्स बायस दे दो तो उसका रेजिस्टेंस अलग हो जाता है और 10,000 गुना बढ़ जाता है। तो ये क्या है? यू कैन ट्रांसफर द रेजिस्टेंस जस्ट बाय चेंजिंग द बायस। तो ट्रांजिस्टर एक्शन है क्या? यहां लिखा गया ट्रांजिस्टर एक्शन आर फॉरवर्ड बायस इज इक्वल टू सेम पीएन जंक्शन का आर रिवर्स बायस डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4। यानी रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो बायसिंग रिवर्स कर दो, 10,000 गुना रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और यही ट्रांजिस्टर में करने जा रहे हो। तो अब 3 इलेक्ट्रोड चाहिए, तो एक पीएन जंक्शन की जगह आपको 2 पीएन जंक्शन चाहिए। और ये कैसे होगा? एक पी टाइप या एन टाइप को किसी 2 पी टाइप एन टाइप के बीच सैंडविचिंग कर दो। सैंडविचिंग का मतलब क्या? जैसे 2 ब्रेड के बीच में सलाद वगैरह रख करके सैंडविच नहीं बनाते हो, ऐसा ही यहां करना है। तो सबसे पहले यह देखा जाए कि ट्रांजिस्टर किस लिए आप पढ़ रहे हो, इसका यूज क्या है। ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर एक्शन आपके सामने है। तो यू कैन यूज ट्रांजिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी डायोड भी एज ए स्विच है, ट्रांजिस्टर भी एज ए स्विच है, तो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस दे आर स्विचिंग डिवाइस, वो है ही स्विच। बट इसी स्विच से आप अब और क्या काम कर सकते हो? एम्पलीफायर, यूजेस एम्पलीफायर। अब स्कूलों में क्लास में एम्पलीफायर लगा, टीवी में आवाज बढ़ाते हो ना, तो एम्पलीफायर ही है और वो वही ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। तो एम्पलीफायर, अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, आगे आप देखेंगे कि क्या है एम्पलीफिकेशन का मतलब। और लास्ट एप्लीकेशन है आपका, इट कैन बी यूज्ड एज ए ऑक्सीलेटर
अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑक्सीलेटर है, न कि मैकेनिकल वेव का ऑक्सीलेटर लाइक पेंडुलम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो 11 में पढ़ा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऑक्सीलेटर के रूप में यूज किया जा सकता है, राइट। तो देखते हैं ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। तो ट्रांजिस्टर इज मेड बाय सैंडविचिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के पीस लिए और उनके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, सैंडविच कर दिया। तो अब दो पी जंक्शन हो गए ना, एक तो ये पहला एनपी जंक्शन है तो दूसरा पी एन जंक्शन है, और इसमें 3 इलेक्ट्रोड हो गए। अब 3 इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? पहले एक का नाम रखा इमीटर, ई से लिखा। बीच में जिसकी सैंडविचिंग कर रहे हो इसे बेस कहते हैं, इसे बी से लिखा। और लास्ट में ये कलेक्टर है, इसे सी से लिखा। तो इमीटर बेस कलेक्टर। अब इसकी थोड़ी सी बात की जाए कि है क्या चीज। मान लीजिए कोई भी कंपनी सामान बनाती है, तो वो हुआ सोर्स, चाहे वो टूथपेस्ट ही ले लो, चाहे पेन ले लो, यानी सोर्स हुआ जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा। और दूसरा जो यूज करने वाले हैं, कंज्यूमर है, यानी वो कलेक्टर है। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इमीटर है, और जो उसको यूज करने वाला यूजर वो कलेक्टर है। अब अगर जो प्रोड्यूस करने वाला अपने सर पे रख के घर घर पहुंचाता है तो कितनी दूर पहुंचा पाएगा? तो दोनों के बीच में एक सप्लायर है और एक परचेजर है। इनके बीच में मार्केटिंग टीम होती है जो दोनों को जोड़ती है, उसके बदले अपना कमीशन लेती है, वो आपका बेस है। तो बेस, इमीटर, कलेक्टर। इसी तरह से, और इस ट्रांजिस्टर का नाम रखा एन पी एन ट्रांजिस्टर, राइट। ठीक उसी तरह से कर सकते हो, या सैंडविचिंग एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन पी टाइप। सो इधर पी और बीच में एन, ये इमीटर, ये बीच में जो है वो बेस रहेगा, और ये सी कलेक्टर। तो इस ट्रांजिस्टर का नाम दिया पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो दो ही तरह के ट्रांजिस्टर हैं, वो टी आर ट्रांजिस्टर स्टैंड करता है, या तो एन पी एन ट्रांजिस्टर और या पी एन पी ट्रांजिस्टर, राइट। अब देखें ये इमीटर बेस कलेक्टर है क्या। आप सेम जो अभी आपको स्टोरी बताई, इमीटर, यहां प्रोडक्ट क्या, चार्ज कैरियर है। तो इमीटर बिहेव्स एज सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर, सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर। और ये सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर तभी होगा जब इसकी डॉपिंग मैक्सिमम होगी, यानी डॉपिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर इमीटर, राइट। डॉपिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर इमीटर। अब इमीटर में जो डॉपिंग किया है उससे थोड़ा कम डॉपिंग होगा कलेक्टर का। तो कलेक्टर इज लेस ड्रॉप देन इमीटर, बट इट इज मोर ड्रॉप देन बेस। और मिनिमम डॉपिंग किसका है? बेस का है। मिनिमम डॉपिंग किसका है? बेस का है, राइट। अब ये डॉपिंग ही डिसाइड करेगा। इमीटर में चार्ज कैरियर ज्यादा यानी रेजिस्टेंस कम होगा, तो इमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम, और ये कलेक्टर का रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा बेस का, क्योंकि बेस में डॉपिंग मिनिमम। ये सब आपके क्वेश्चंस हैं। अब रेजिस्टेंस का इन्वर्स करो कंडक्टिविटी, तो इमीटर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, उससे कम कलेक्टर की होगी, और सबसे कम बेस की कंडक्टिविटी होगी। अब तीनों का अगर देखें रिलेशन तो यहां बताइए। अब कलेक्टर
collects the charge supplied by emitter via base. बेस के थ्रू, क्योंकि बेस ही दोनों को जोड़ता है. जोड़ने का मतलब इंटरफेसेस इमीटर एंड कलेक्टर. सो रेजिस्टेंस बहुत का ज्यादा होगा और इसलिए बेस में करंट बहुत कम होगी. अब अगर करंट की बात की जाए तो करंट थ्रू इमीटर इज इक्वल टू करंट थ्रू बेस प्लस करंट थ्रू कलेक्टर. ये फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ट्रांजिस्टर है. इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तुम ट्रांजिस्टर को चाहे जैसे कनेक्ट करो. यानी इमीटर करंट विल बी इक्वल टू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट. ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये चाहिए और ये बीच में, तो बेस करंट इज मिनिमम. आप कह सकते हो IE is greater than IC which is greater than IB. अब इन जनरल IE अगर इसे 100% मानते हो, IC ऑलमोस्ट 95% और IB ये कितना है 5%. अगर IB 5% से ज्यादा हो गया तो दैट ट्रांजिस्टर यूजलेस यानी उसे बेकार माना जाएगा. और इसीलिए इस 5% करंट को आप स्पेशली क्या कहते हो, आपका क्वेश्चन भी है लीकेज करंट, राइट. तो बेस करंट इज नोन एज लीकेज करंट, ना भूलें. और ये मुश्किल से 5% होता है. तो यहां तक देखें, हर एक वर्ड बाय वर्ड स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखें, ठीक है. और कोई डिमोरलाइज होने की बात नहीं है. नीट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो गया, ये आप सभी लोग जान रहे हैं. अब 13 सितंबर को है, सफिशिएंट टाइम है. इसका मतलब ये नहीं कि मौज मस्ती करनी है, पढ़ाई छोड़ देने की है. आपको रेगुलर और ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है. ओके, सी यू द नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट.